सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। मित्रों, मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई और एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे वो बयान इसका समर्थन करते हुए इस प्रकार से हुए, वो ज्यादा चिंता का विषय है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल के अंदर पहले कई बार मैंने कहा है, मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं उल्लेख इसका जरूर करना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। और क्या डर है सीएजी के ऑडिट से? क्यों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है? अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से?
इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। जब परिवारवाद चलता है राजनीति में, तब इसी प्रकार की घटना एक के बाद एक आकार लेती है। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है, उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा है, इतने छोटे से सेंटर पर, इतने टेरर वाले वातावरण के अंदर, जहां कल रात को हमारे सारे पर्दे फाड़ दिए गए, सारे पोस्टर उखाड़ दिए गए, मगर आज जो जन सैलाब निकला है, मुझे लगता है उनकी आंखें खोलने वाला होगा। शायद ही इतने छोटे सेंटर पर इस प्रकार का भव्य रोड शो हुआ होगा। इसलिए मैं यहां की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूं। मित्रों, जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। अब ना कम्युनिस्ट विकल्प है, ना तृणमूल कांग्रेस विकल्प है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को, देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूं। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फिर से एक बार सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1960 से लेकर आज तक किसका शासन रहा, वो बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। 1960 में बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसके? एक जमाना था कि बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी। आज देश की आवाजाही के
लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। 70% से 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब का और बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी जूट मिलें बंद है और कागज पर चल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इसको पूछना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी में 2018-19 के देश के 32 राज्यों में बंगाल 22वें स्थान पर खड़ा रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 18-19 की, पहले मैंने जो कहा करंट प्राइसेस पर कहा, अब मैं स्थिर मूल्य पर कहता हूं, देश के 32 राज्यों में 24वें स्थान पर है। मुझे मालूम है तृणमूल तुरंत ये आंकड़ों को चैलेंज करेगी। मेरा इनको दावा है कि आप एक स्थान तय कर दीजिए, मेरा युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपके लिए चर्चा के लिए तैयार है, वो आकर आपको चर्चा कर देगा कि आंकड़े कहां से आए। 24वें स्थान पर आप आ गए। मित्रों, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 2011-12 में 6.03 पर पहुंच गए, जो मैंने पहले कहा कि 30% पर थे। उद्योग क्षेत्र के वृद्धि के संदर्भ में पश्चिम बंगाल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 20वें स्थान पर है और CAGR इसकी 5.74% पर सीमित रह गई। सेवा के क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सिर्फ 5.8% रह गई। विकास दर और 28वें स्थान पर 32 राज्यों में है। राज्य के स्वयं के राजस्व की वृद्धि में, राज्य की आय की वृद्धि में 2011-12 और 19-20 के बीच लगभग 31 राज्यों में से वो 16वें राज्य पर है। 2020 से 21 के राज्य के बजट में दिए गए ऋण का अनुमान करें तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो 50,000 के ऋण के साथ बंगाल में जन्म लेता है। और कई राज्यों में ऋण ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मगर वहां डेवलपमेंट हुई है। रोड के किलोमीटर कम हो रहे हैं, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता है, बिजली की क्वालिटी खराब है। तो ये ऋण क्यों बढ़ रहा है? डेवलपमेंट करने के लिए कोई ऋण ले तब तो मैं समझ रहा हूं। मित्रों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बंगाल की हिस्सेदारी 2011 में भी 1% ही थी। इसमें कम से कम कटौती नहीं हुई है, नीचे नहीं गया है, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। 2020 में वो 1% पर भी रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नीचे कोई आंकड़ा ही नहीं बचा है। PSC के लिए राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से पब्लिक हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 58% कम है। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें 36% की कमी है। अस्पताल में 1000 लोगों की बेड की संख्या में स्थिति बेहद निराशाजनक है। वो आंकड़े में बंगाल 23वें स्थान पर देश में है, 1000 लोगों के बीच में जितने बेड होने चाहिए इसके आंकड़े में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशलिटी और सर्जन के लगभग 87% स्थान खाली है, 87% स्थान खाली है। और सड़क निर्माण की मैं बात करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर उसमें भी अच्छा खासा डिटोरिएशन है। शहरी विकास में जो हमने ग्रांट भेजी है उसका भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अंदर 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है, लगभग 30% से ज्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है, 10% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, 56% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है और प्रति जनसंख्या
प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 13 कॉलेज ही है, 13 डिग्री कॉलेज है, जो देश में बंगाल 32 स्थानों में से 28वें स्थानों पर है। ये बंगाल की शिक्षा का हाल है। इस सब में कहीं पर भी नंबर 1 नहीं आता है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। जहां तक कृषि का सवाल है, मोदी जी ने देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया की सहायता विगत 1.5 साल के अंदर दी है। 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ की सहायता बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिली, क्योंकि वो सूची ही ममता दीदी नहीं भेजती। मैं बार बार ये विषय को उठा रहा हूं, और बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि चुनाव के पहले कम से कम गरीब किसान का पैसा मत रुकिए। आप क्या बिगाड़ा है उसने आपका? मोदी जी किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपया भेज रहे हैं, आप उनको सूची नहीं भेज रहे हैं। और लगभग 23 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, आप सूची ना भेजो, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको एक पत्र देकर करना है, वो भी आप नहीं कर रहे हो। क्यों बंगाल के किसानों को पर साल 6,000 रुपया नहीं मिलना चाहिए? और आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हो। आपके राज्य में कम से कम 6,000 रुपया मिल जाए, इसकी तो व्यवस्था करो। सिर्फ एक दस्तखत करने का ऑटोग्राफ समझ कर दे दीजिए। आप भतीजे की जन्मदिन की बधाई समझकर एक पत्र लिख दीजिए, बहुत सारे किसानों का कल्याण हो जाएगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभार्थी 2018-19 तक तो सब ठीक चलता था, बहुत कम था, मगर फिर भी कुछ था। 19-20 में शून्य है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का फायदा यहां मिलना नहीं चाहिए, वरना मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की मैंने बात करी है। ये बंगाल की सिंचाई, बंगाल शायद मीठे जल की उपलब्धि वाला पर हेड में चर्चा कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति मीठा जल की उपलब्धि देश में सबसे समृद्ध राज्य है। फिर भी इरिगेशन 55% पर सिमटा हुआ है। 55%। इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। और किसानों की मासिक औसत आय के मामले में नाबार्ड का जो 16-17 का सर्वे उपलब्ध है, इसके हिसाब से 29 राज्यों में आप 24वें राज्य पर बंगाल ठहरा हुआ है। 29 राज्यों में 24वें स्थान। तो सुजलाम सुफलाम भूमि मानी जाती थी। इस सफल सरकार का जो दावा कर रही, इसलिए मुझे ये सब बताना, न करते तो शायद मैं भी न बताता, मगर मैं बंगाल की जनता को आज बताने आया कि हर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है। स्वास्थ्य के 5 लाख रुपए हर गरीब को मिलते हैं। गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाए, बड़ा ऑपरेशन आ जाए, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठा रही है। यहां पर ये योजना अमल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गरीबी तो इतनी है क्योंकि इस योजना के साथ केंद्र सरकार का नाम जुड़ा हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर के सम्मान करने का यह तरीका है क्या? इसके कारण आप आपके राज्य के मतदाताओं का, आपके राज्य के गरीबों को अन्याय करेंगे, और कब तक ये चलेगा? आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक फैमिली पार्टी बनकर तृणमूल कांग्रेस रह गई है। 10 करोड़ बंगाल की जनता की चिंता करने बजाय मेरे भतीजे की चिंता कर उसको एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं तो बहुत बड़ा बंगाल का उद्धार हो जाएगा। ये थियरी पर जब राज्य की मुखिया चलती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। गत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि 3 खतरनाक ट्रेंड भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का
संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अतः मैं बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता एक परिवर्तन का अभियान लेकर चले, आर्नो अन्याय का एक अभियान लेकर चले हैं। आप कृपया इनके साथ जुड़िए, परिवर्तन करने में हमारी सहायता करिए। नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद दीजिए और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का हमारा जो अभियान है उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़िए। विकास के मुद्दे पर मैंने आज इसलिए कॉन्सेंट्रेट करा है कि ममता दीदी ने अभी बहुत थ्रस्ट दिया था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं कहां से आता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, ये सब बातों में जाए बगैर सारी चीजों का जवाब मैं मानता हूं तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जनता को देना चाहिए। मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर से एक बार बंगाल की जनता को मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ताओं पर कितने जानलेवा हमले हो, हमारे अध्यक्ष जी पर कितना भी बड़ा हमला हो, बंगाल के भले के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने ये अभियान से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम एक अच्छे शासन देने का बंगाल की जनता को वादा करते हैं। धन्यवाद। अब आप सवाल पूछ सकते हैं।